नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए सभी छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस पर अपना समय दें। इससे क्या होगा कि आप जितना भी पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट, चैप्टर या टॉपिक का सभी का फास्ट रिवीजन हो जाता है और नए प्रश्न भी आप सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आप सेट प्रैक्टिस पर दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, आपका जो भी आपका एक ही बार में क्या होता है, एक सेट अगर मारते हैं उसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, है ना, या तो जीके जीएस का जितना भी टॉपिक हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सभी का पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए सेट प्रैक्टिस सबसे अति आवश्यक अभी जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 10 देखेंगे, है ना। और ये जो है पूर्णतः नई सिलेबस क्लास 9 और 10 पर ये आधारित है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं, और जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है ना। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अच्छा, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अजय कहा जाता है। अच्छा, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए तो उसे क्षणभंगुर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विज्ञ का विलोम कौन सा होगा। तो विज्ञ का विलोम होगा, इसका करेक्ट आंसर है अज्ञ, है ना। देखिए, विज्ञ का मतलब होता है समझदार या पढ़ा लिखा। ठीक है, विज्ञ का मतलब होता है समझदार या पढ़ा लिखा, और अज्ञ का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है मूर्ख या अज्ञानी। ठीक है, तो ये पढ़ा लिखा समझदार का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञानी या तो मूर्ख हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 ही है। नेक्स्ट है कि बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना, है ना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होता है रोड़ा अटकाना। ठीक है, इस टाइप से कुछ मुहावरे हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और थोड़ा इजी भी रहता है, आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं। जैसे चिकना घड़ा होना, इसका मतलब होता है निर्लज होना, गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना। ठीक है, शहर का दाई होना यानी शहर का दाई यानी कि घर घर की खबर रखने वाली। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी है मुहावरे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द में संधि है यन संधि, है ना। इत्यादि शब्द में यन संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, इति प्लस आदि। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला क्या है, सीमा अपने से ही चली गई, तो इसका ये गलत है। ठीक है, सीमा अपने से ही चली गई ये वाक्य अशुद्ध है। सीमा खुद चली गई ये भी गलत है। सीमा आपके आप चली गई ये भी गलत है। सीमा अपने आप चली गई ये वाला सही है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि निबंध शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो निबंध शीर्षक पाठ के रचनाकार है, इसका करेक्ट आंसर है जगदीप नारायण चौबे, है ना। इसका करेक्ट आंसर है जगदीप नारायण चौबे। ठीक है, और इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण है जिसके रचनाकार या तो लेखक आपको याद रखना है, जैसे कि लाल पान की बेगम के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, शिव पूजन शाह है। ठीक है, भारत की पुरातन विद्यापीठ इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। पधारो हमारे देश के लेखक कौन है, तो ये है अनुपम मिश्र, है ना। अनुपम मिश्र जो है पधारो हमारे देश के लेखक है अनुपम मिश्र है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, और अक्षर कथा के लेखक है गुणाकर मूले। अक्षर कथा के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। ठीक है, गुणाकर मूले। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है। ठीक है, और यामा पुस्तक के लेखक है महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें से है ये जो अभ्यस्त लिखा हुआ है, तो अभ्यस्त में शुद्ध वाला ये है ना, अभ्यस्त ये है इसका शुद्ध है। नेक्स्ट है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो गंगा का पर्यायवाची है त्रिपथगा, है ना। त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची है। जैसे गंगा का पर्यायवाची में आपको याद रखना है, जैसे भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, मंदाकिनी, ध्रुव नंदा, देव नदी, त्रिपथगा और सूर सरिता, ये सभी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात ये नयन नीर, नयन नीर जो है, और ये नयन जल, ये दोनों आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, नयन नीर और नयन जल आंसू का पर्यायवाची है। और उड़गन किसका है, तो नक्षत्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है। तो नागरी लिपि जो है ये निबंध की रचना है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 निबंध हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10
अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो अग्नि का विशेषण है आग्नेय, है ना। अग्नि का विशेषण क्या है? आग्नेय। नेक्स्ट है केदारनाथ की कविता में किसकी छाप मिलती है? तो केदारनाथ की कविता में नाटकीय छाप मिलती है। केदारनाथ की कविता में नाटकीय छाप मिलती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से इंग्लिश का होता है स्टार्ट। तो इसमें क्या है पूछा है आपको? वेस्ट एक्सप्रेसेस, ठीक। वेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि साइनो पूछ रहा है, ठीक है। साइनो समार्थक शब्द पूछ रहा है। तो ये क्या लिखा है? कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है निरोध या तो नियंत्रित, ठीक है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? इसका साइनो हो जाएगा आपका रिस्ट्रिक्ट, है ना। इसका करेक्ट आंसर है रिस्ट्रिक्ट, इसका साइनो होगा साइनो। नेक्स्ट है, इसमें अपोजिट पूछा है, ठीक है। तो अपोजिट पूछा है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। अपोजिट नन कन्फॉर्मिस्ट, है ना। नन कन्फॉर्मिस्ट, तो नन कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है संप्रदायवादी, है ना। संप्रदायवादी। और तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरावादी, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड पूछा। करेक्टली स्पेल्ड मतलब शुद्ध शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो एरेनियस लिखा हुआ है, तो कौन सा एरेनियस इसमें शुद्ध वाला है? तो इसमें शुद्ध वाला ये है ना, ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो एरेनियस मतलब होता है, क्या होता है? त्रुटि होता है ना, त्रुटिपूर्ण या तो गलत होता है। तो ERRONEOUS, इरोनियस। नेक्स्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैक्स आपको भरना है खाली जगहों पर। तो इसका क्या क्वेश्चन में कि ही इज डैश कनेक्टेड। अब यहाँ क्या चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है? रिस्पेक्टिवली, या तो रिस्पेक्टिव, या तो रिस्पेक्टिवली, या तो रिस्पेक्टेबल। तो ये होता है क्या? देखिए, ही इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड। रिस्पेक्टिवली ये वाला होगा, रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, यानी कि वह सम्मानपूर्वक जुड़ा हुआ है ना। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है सम्मानपूर्वक या तो आदरणीय रूप से, तो वह सम्मानपूर्वक जुड़ा हुआ है, ये वाला रिस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे ये रिस्पेक्टिवली मतलब होता है कर्मशः हो जाता है, मतलब अलग अलग कर्मशः हो जाता है, तो इसलिए ये वाला होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें क्या है? आफ्टर रिटायरमेंट सुरती लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ रह गई? तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इसमें आइटम और फ्रेज बताना है। प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मतलब होता है पक्ष विपक्ष, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोस एंड कॉन्स। तो इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, है ना। पक्ष विपक्ष, है ना, लाभ और हानि, प्रोस एंड कॉन्स हैं दोनों, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब होता है क्या? अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, या तो सेंटेंस। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि सभी बीमारियों के लिए एक ही दवा, ठीक है। तो ये रामबाण होता है। रामबाण यानी कि पानासिया मतलब होता है रामबाण। नेक्स्ट है, इसमें क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब सेंटेंस को क्या करना है? आपको सजाना रहता है, ठीक है। आप सेंटेंस को समझिए और उसको सजाइए कि इसमें से कौन सा शब्द, कौन सा मतलब सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं ना, इसको सेंटेंस को आप मिला सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहले इसमें बी आएगा, ठीक है। बी यानी कि ऑल किड्स, है ना। इसका पहले आया, बी आया। इसका करेक्ट आंसर में आपका क्या है? बी पहले, है ना। बी है, बी में क्या? ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, सो फ्रॉम अन ईयरली एज दे इमिटेट देयर पेरेंट्स और सिबलिंग्स, यानी क्या होता है? सभी बच्चे क्या करते हैं? वो अपने बड़े, और या तो बचपन से क्या करते हैं? अपने बड़े या तो अपने माता पिता या तो अपने सिबलिंग्स, यानी कि जो अपने भाई लोग होता है उसका क्या कॉपी करना चाहता है ना, इमिटेट नकल करना चाहता है, ठीक है। तो ये पहले बी होगा। उसके बाद आएगा आपका डी वाला कि बाइक्स, ये होगा बाइक्स ऑफर देम ए चांस टू बी इंडिपेंडेंट। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा फॉर देम इट्स लाइक ए मैजिक कारपेट देयर वर्जन ऑफ ए कार। और लास्ट में आपका आएगा सी वाला कि व्हाइल साइकिलिंग दे इमेजिन दे आर डूइंग एडल्ट थिंग्स और बीइंग एडल्ट्स, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें क्या है? एक्टिव और पैसिव बताना है, ठीक है। तो एक्टिव में दिया हुआ है तो पैसिव में इसको बदलना है।
तो एक्टिव और पैसिव में मेन चीज़ें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाय ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो यहाँ क्या है, द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टल्ड मी फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर। तो यहाँ पर क्या देखिए, द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक, यहाँ तक सब्जेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब है, V2 है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, ठीक है। तो मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के रूप में बदलेगा तो आई आएगा, ठीक है। तो आई आएगा पहले। तो जैसे कि ये वाला द अलार्म क्लॉक ही दिया हुआ पहले, तो ये गलत है क्योंकि ये बाय के रूप में आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये वाला नहीं होगा आंसर, ठीक है। ये वाला इसका आंसर नहीं हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, जैसे 3 नंबर में इसमें भी आई नहीं आया, इसमें भी आई नहीं है, एकमात्र आई इसमें आया है जो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है। इसका आंसर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, कन्फर्म। नेक्स्ट है आपका मैथ और रीजनिंग का आता है। तो मैथ और रीजनिंग में क्या करना है, ये वाला देखिए, इसको अगर इस टाइप के क्वेश्चन है और यहाँ पर रूट एंडर में आपको कुछ दिया हुआ रहता है, फिर क्या है 2 रूट ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब ये 2 ये दिया हुआ रहता है ना, तो आपको एक काम करना है, जब 2 रूट के बाहर अगर 2 एक दिया हुआ है यहाँ, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ऐसे बना लेना है कि कोई भी 2 अंक लीजिए जिसको जोड़ने के बाद ये आए और गुना करने के बाद ये वाला आ जाए, 319 है ना, अंतर वाला, इसका रूट अंदर वाला जो है ये आ जाए। तो कौन सा इसमें से अंक है जिसको जोड़ने के बाद 40 आएगा, तो इसको देख लेते हैं। देखिए 15 और 40 नहीं होगा, है ना, ये 21 2 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा, ये वाला। इसका करेक्ट आंसर यही है, कन्फर्म, ठीक है। 29 प्लस रूट अंडर 29 और रूट अंडर 11 है। इसको अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इसको टिक करके आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जोड़ने के बाद ये आ जाए, आप देखिए 29 11 जोड़िएगा 40 आ जाएगा, और 29 11 गुना करिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। ये होता कैसे, देखिए ये बनता है कैसे, ये जो अंदर में ना ये ऐसे आ जाता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर ये सेट करना पड़ता है, सेट हो जाता है। कैसे होता है देखिए, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या मालूम, 40 को इसको लिख सकते हैं रूट 29 लिख सकते हैं ना, 29 प्लस 11 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 40 को लिख सकते हैं। पहले ऐसे समझिए, जो लोग नहीं जैसे जानते, जो लोग नए अभी जुड़े हैं, जो लोग नए हैं उनको समझाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है। तो ये 40 को क्या लिख सकते हैं, 29 प्लस 11 प्लस लिखिए 2 इंटू क्या है, रूट अंडर 319 है, तो रूट अंडर 319 को हम लिख सकते हैं क्या मालूम, रूट अंडर, क्योंकि हमको मालूम है कि 29 गुना 11 करेंगे ना तो ये आएगा, ठीक है। तो क्योंकि 29 और 11 जोड़ने पर ये, पहले हमको बता दिया आपको कि कोई भी 2 अंक ऐसा लेना है जिसको गुना करने के बाद ये आ जाए और जोड़ने के बाद ये आ जाए, ठीक है। तो 29 ये 2 हो गया, और रूट 319 को लिख सकते हैं रूट 29 गुना रूट अंडर 11, ठीक है। जब रूट 29 और रूट 11 गुना करिएगा तो कितना आएगा, रूट 319 ही आएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या, रूट अंडर 29 का होल स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं रूट 29 का होल स्क्वायर, प्लस इसको 11 को लिख सकते हैं रूट 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। उतना ही हो जाएगा, है ना, रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो गया, प्लस में देखिए 2 और a b को हो जाएगा, देखिए a हो गया, ये इसको क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, देखिए ना a रूट 29 है, ये रूट 29 ये भी है, 2ab, तो ये क्या फॉर्मूला पर बन गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस b के होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर के अंदर a हो गया ये, अब प्लस हो गया b का मान हो गया रूट 11, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाले को टोटल को इतना हम लिख सकते हैं। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो यही आएगा, और इसको रूट से, और ये स्क्वायर खत्म हो गया, आंसर क्या गया, रूट 29 प्लस रूट 11, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आए बस खाली देख लेना है कि दोनों को जोड़ने के बाद अगर ये कौन सा अंक है जो उसको 40 आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये 4 आ रहा है, इसका आंसर 4 मार के निकल जाइए। नेक्स्ट है कि a और b मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है तथा a अकेले 60 दिनों में करता है, तो b अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों मिला के कर रहा है कितना, 40 दिन में। a का दिया हुआ है तो a का घटा देंगे तो b नहीं निकल जाएगा, तो वैरंग का करना है, ठीक है। तो 40 क्या 1/40 कर दीजिए, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, 1/40 भाग, ये दोनों में से a वाला घटा दीजिए, यानी कि 1/60 घटा दीजिए, तो इसको आंसर, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 और 40 का, तो 60 दूनी 120 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 60 दूनी 120, यानी 3 में से 2 गया 1, ये 1 है, यानी कि 1/120 है,
यानी कि 1/120 यानी कि मतलब है एक दिन में 120 काम करता है। ठीक है, एक दिन में 1/20 भाग काम करता है ये। इसको सीधा कर दीजिए, यानी कि 1/120 को उल्टा कर दीजिए तो 120 दिन में बी काम कर देगा टोटल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि यदि टंकी का 4/5वां भाग 20 मिनट में भर जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहे, जैसे कि कोई जैसे राम 3/5 भाग काम कितना 21 दिन में करता है, तो राम कितने दिन में टोटल काम कर देगा, तो इसको एक का मान निकाल लेते हैं तो टोटल काम हो जाता है। यानी कि एक यहाँ कर देना किसी तरह। कैसे करेंगे, 3 से इसको काट दीजिए 7 से, अब 5 35, यानी राम 35 दिन में टोटल काम वो कर देगा। ठीक है, एक क्या पूरा माना जाता है, होल, यानी कि पूरा 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 काम। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या है कि 20 मिनट में भर जाता है। ठीक है, इतना भाग टंकी, यानी कि टोटल टंकी भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा, यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, ये 4 बराबर में ये कर दीजिए, 4/5 भाग काम करता है 20 मिनट में भरता है, तो इसको काटिए 4 5 20। ठीक है, और ये 5 इधर गुना कर दिए, यानी एक का मान क्या हो गया 25, यानी कि 25 मिनट में टोटल पूरी टंकी भर जाती है। ठीक है, यहाँ से हमको निकल गया क्या कि पूरा टंकी भरने में टोटल टाइम जो है 25 मिनट लगता है। अब क्या पूछा है कि बचे हुए भाग को, यानी कि इतना भाग जब भर गया 4/5 भाग, तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो जितना भाग भरना है ना, तो टोटल में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल 25 मिनट भरता है। ठीक है, और पूछा क्या बचे हुए भाग को भरने में, तो बचा हुआ भाग कितना है, ये 5 में से 4 घटा दीजिए, 1/5 भाग बचा हुआ है। तो इतना भाग भरना है, अब इतना भाग भरना है तो टोटल अब हम गुना कर दीजिए, 1/5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितने टाइम लगेगा, तो 25 5 मिनट लगेगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता दोबारा देखिए। ठीक है, जरूर है समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः इतना इतना, यानी कि माध्यिका ये है और माध्य ये है, तो बहुलक क्या होगा। आपको सूत्र याद करवाए थे और इस तरह याद करवाए थे कि एक बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा, या तो नहीं भी करिएगा तो याद रहेगा आपको। ठीक है, इसमें बताए थे आपको कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, और इसमें कन्फ्यूजन भी ना हो सूत्र में, तो आपको ऐसे याद करवा दिए थे। देखिए, बहुलक माध्य और माध्यिका में जो संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो इसमें कभी जैसे दिमाग में माध्यिका और माध्य यहाँ तो रहेगा राइट साइड में। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, कभी दिमाग में अगर भूल गए कि अरे 3 माध्यिका था या तो 2 माध्यिका था, तो याद ऐसे रख लेना है। ये देखिए, माध्यिका बड़ा है शब्द में तो 3 बड़ा है, तो 3 माध्यिका। माध्य छोटा है शब्द में, माध्यिका से छोटा है ना माध्य, तो ये इसके साथ छोटका आएगा दू, है ना, दू माध्य, और जो छोटका रहेगा वो घटेगा। ठीक है, तो बहुलक बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब पूछा बहुलक निकालिए, तो बहुलक निकालना है तो करना क्या, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होगा 3 माध्यिका। माध्यिका कौन है, माध्यिका ये 36, तो 3 माध्यिका यानी कि 3 गुना 36 करेंगे, 36 दिया 108। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 2 माध्य यानी कि ये 2 35 करेंगे, कितना होगा 35 दूनी 70। अब 70 घटा दीजिए, आंसर आ गया। 108 में 70 घटाइए, कितना आ जाएगा 30 और 8 38। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 70% लाभ होता है। ठीक है, देखिए इस टाइप का एक हिसाब आया था पीछे वीडियो में। तो एक स्टूडेंट है आपका विक्की विशाल जी, तो विक्की विशाल जी को उनको क्या समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो इस टाइप का अगर हिसाब है तो आपको आसानी से समझाते हैं। कैसे, देखिए आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि विक्रय मूल्य अगर है ये तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अगर लाभ है ये तो मतलब शॉर्टकट तरीका से कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसे ये 850 रुपये में बेचा है विक्रय मूल्य, तो और उसको लाभ अगर 70% है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, पहले इसको छोड़िए अभी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है इसको छोड़िए, पहले आपको इतना समझिए कि 850 रुपये अगर दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो 70% लाभ है, तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य पहले इसको निकालते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। सिंपल एकदम, होल वैल्यू का उल्टा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब रही बात कि होल वैल्यू कहते किसको है, होल वैल्यू किसको बोलेंगे, तो देखिए होल वैल्यू क्या है, अगर 70% लाभ है तो इसका होल वैल्यू क्या होगा, तो देखिए
70%, इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा 70/100, ठीक है। प्रतिशत मतलब 100 नीचे। अब इसको काटिए 7/10, तो लाभ है तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ऊपर में जुड़ जाएगा, यानी 17/10 हो गया इसका होल वैल्यू, इसको बोलेंगे, ठीक है। बस बनाने के लिए आपको एक शब्द है, टर्म है, ठीक है। होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे, क्रयमूल्य आ जाएगा, और क्रयमूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, विक्रयमूल्य आ जाएगा। तो होल वैल्यू आपको समझ में आ गया क्या है कि 70% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा 17/10, ठीक है। अगर मान के चलिए कि 70% हानि यहाँ दिया हुआ है, तो होल वैल्यू क्या होगा, तो होल वैल्यू क्या होगा, पहले इसको ठीक भिन्न में लिख दीजिए, 70/100, यानी कि 0 से 1 चला गया, यानी 7/10 है। तो लाभ था तो क्या किए थे, 10 में ये जोड़ दिए थे, तो होल वैल्यू आ गया था 17/10, ठीक है। अगर हानि है तो 10 में से ये 7 घटा देंगे, हानि है तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में 7 गया 3/10, ये हो गया होल वैल्यू, हानि है तो, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या बताएं आपको कि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 850 रुपये दे हुआ बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य, होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए। 70% का होल वैल्यू क्या होगा, यानी 7/10 है ना, इसको 7/10 यानी कि 10 ऊपर जोड़ दिए, 17/10 है, सीधा उसका उल्टा गुना कर देंगे 10/17। अब ये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 17/85 यहाँ कट गया, ठीक है, और 500 रुपये ये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य, इसको क्रय मूल्य यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्रय मूल्य निकालने के लिए समझ गया आप, कोई भी डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है, आगे पढ़िए, 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य अभी हमको यहाँ इतना आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका होल वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ 30/100 है, यानी कि 3/10 है, ठीक है। अब लाभ है तो ये इसका होल वैल्यू क्या होगा, 10 और 3 13/10 हो गया, इसको सीधा गुना कर दीजिए तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 10 से ये 10 गया, और 17/85 ये गया, ठीक है, 85 यानी कि यहाँ 50 आ जाएगा, 5 से कटेगा 17/85, और 13/5 कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 13/5 65, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13/5 65, यानी 650 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए ब्रीफली में, ठीक है। देखिए अब इसको आसानी से बनाना कैसे, देखिए आपको दिया हुआ है एक वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 70% का लाभ होता है, ठीक है। तो 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इस टाइप के जब भी हिसाब आए तो यहाँ खटाक से ये लिख दीजिए, ये विक्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि इतना पर बेचने पर इतना को लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब शर्त दिया है कि 30% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले क्रय मूल्य निकाल देंगे, 70% लाभ है, यानी होल वैल्यू का उल्टा गुना करिए, तो ये 70% का होल वैल्यू क्या हो गया 7/10, यानी कि 17/10, यानी कि 10/17, ये क्रय मूल्य हो गया। अब बोला कि 30% लाभ पर कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका होल वैल्यू सीधा गुना कर दीजिए, इसका हो जाएगा 13/10, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया आपका 650 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो इतने आसानी से बस 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 650 खोजते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कि एक थैले में 6 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 3 गुलाबी गेंदे हैं, 2 गेंदें यादृच्छिया निकाली जाती है, किसी भी गेंद के लाल रंग के नहीं होने की क्या प्रायिकता है, यानी लाल रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टोटल प्रायिकता है इसमें कितना, टोटल कुल संभव मान कितना हो सकता है, तो 6 5 11 3 14, ठीक है, 14 है टोटल इसमें संख्या, ठीक है। तो 14 है, तो 14 में निकालना कितना मालूम, 2 गेंदे यादृच्छिक निकालना है, तो टोटल इसका संभव मान हो जाएगा क्या 14C2, है ना, 2 गेंद निकालना है, तो टोटल पहले इसका कितनी संभावना हो सकती है वो निकाल रहे हैं। 14C2 का मतलब क्या होता है, ये 2 का मतलब क्या होता है, 14 जो ऊपर है उसको 2 बार गुना करना है घटते क्रम में, 14 गुना 13, और 2 है तो 2 नीचे करिए, घटते क्रम में 1 तक आइए, ठीक है। तो अब इसको काटिए 2 से, ये 7 बार में गया, यानी 63 91, टोटल संभव मान कितना 91, ये याद रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में, ये इसका 91 हो गया टोटल संभव मान। अब क्या बोल रहा है
कि दो गेंदें यादृच्छिक निकाली जाती है, किसी भी गेंद की लाल होने की संभावना नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाल रंग के नहीं होना चाहिए, तो लाल इसमें ख़त्म करिए इसको पहले, ठीक है। बचिए क्या, 5 और 3 8, यानी कि 8 गेंद में ही निकालना है कि 8 गेंद में ही हमको निकालना है, ठीक है। दो गेंद किसी भी लाल गेंद होने की लाल रंग के होने की संभावना नहीं है, यानी कि 8 में से संभावना निकालना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8C2, तो 8C2 का मान क्या होगा, 8 गुना 7 बटे 2 गुना 1, 2 से इसको काट दीजिए, तो 4 से 7 चौक 28, यानी कि 28 हो गया इसका अनुकूल परिणाम, ठीक है, 28। और टोटल जो कुल संभावित परिणाम कितना था, 91, 28 बटे 91 इसका आंसर हो गया। इसको काट दीजिए तो कटेगा कितना में, 7 चौक 28 और 7 से ही कटेगा 63 91, तो 4/13 ऑप्शन में देखते हैं, 4/13, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 18% की दर से इतना रुपया का ब्याज देती है, तो मूलधन क्या होगा। तो ब्याज ये दिया हुआ है, रुपया में ब्याज दिया हुआ है कितना, 4320, ठीक है। अब परसेंटेज में ब्याज कितना है, ये है 18 चौक 72%, तो 72% का मान दिया हुआ ये, तो 100% का मान निकाल दीजिए, मूलधन आ गया, ठीक है। तो 72 का मान है कितना, ये, यानी कि 4320 बटे 72, ये 72 का मान है, 100 का मान निकाल दीजिए, बस आंसर, इसको कैलकुलेट करिए आंसर। तो करेंगे कैसे, तो 18 से काटिए, 18 चौक 72, इसको काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, बचिए कितना, 36 और 7 43 होता है, 7 बच गया, 7 पर 2 यानी 72, 18 चौक 72, ये कटिए, इतना आ गया। और इसको फिर 4 से काट दे, 4 छक 24, यानी कि यहाँ 60 बार में, तो 6 और 2 शून्य और 1 शून्य, 3 शून्य, 6 पर 3 शून्य, आंसर कहाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, त्रिभुज AB BC और AC भुजाओं को क्रमशः PQ और R बिंदुओं पर स्पर्श करता है। अगर BP इतना है, CQ इतना है और AR इतना है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन सेम इसी तरह पिछले जो सेट नंबर आपको 9 में भी मिला था, ठीक है, तो यही क्वेश्चन मिला था, तो उसमें भी बताए थे। इसमें थोड़ा आपको और आसान तरीके से बताते हैं, पहले इसमें समझना क्या, पहले उसको समझिए, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, आइए ये बनेगा कैसे, देखिए कैलकुलेट तो आसानी से वो आप भी कर लीजिएगा, मेन होता है थोड़ा सा समझना, समझ गए तो हिसाब आपसे बन जाता है आसानी से। तो इसमें त्रिभुज ABC है, ठीक है, मेन इसी को समझना है, ठीक है, कैलकुलेट तो आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो A B और C ये त्रिभुज है। अब इसके अंदर बोला है कि एक वृत्त है, तो एक वृत्त ऐसे बनाया गया है जो कि स्पर्श भी करता है, यहाँ लिखा है बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श करेगा, AB जो है AB पर P स्पर्श करता है, P पर, यहाँ P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, ठीक है, और यहाँ पर R हो गया, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, जो हिसाब बनने का है, वो सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये समझना है कि जो ये वृत्त है ना, वृत्त के बाहर से अगर कोई बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, ऐसे और ये बराबर होता है, ठीक है, बस यही समझना है। जैसे यहाँ से खींचे, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये और ये बराबर होता है, और इस बिंदु C बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींचे तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है, बस यही समझना है। तो अब कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा, इसका मान दिया हुआ है और ये बराबर हो जाएगा, इसका मान दिया हुआ, ये बराबर हो गया। अब पूछा तीनों का मतलब परिमाप क्या होगा, तो इसको और इसको जोड़िए, तो ये भुजा निकल गया, इसको जोड़िए, ये भुजा निकल गया, इसको जोड़िए, ये भुजा निकल गया, सबको जोड़ दीजिए, परिमाप मतलब होता क्या, तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया, 4 भुजा, चारों भुजाओं का योग परिमाप हो गया, आंसर निकल गया, ठीक है। अब इसको आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से, इसमें कोई डाउट नहीं, समझना जो है बस यही, ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझना सिर्फ ये है कि इसका मान दिया हुआ, ठीक है, आप देखिएगा, जैसे यहाँ BP है, B और P का मान ये दिया हुआ है, तो BP का मान जैसे 8.5 है, तो ये BQ का मान अपने आप आ गया, BQ का मान दिया हुआ नहीं है लेकिन ये आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 8.5 है, तो ये भी 8.5 हो जाएगा, ठीक है, बस इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। हिसाब देख लीजिए आराम से, इसको बनाइए, फिर नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा, आसानी से निश्चित रूप से बनेगा। सिर्फ जोड़ना है, जोड़िएगा तीनों भुजाओं को, एक भुजा आएगा 13, फिर एक आएगा 15, फिर एक आएगा 11, तीनों जोड़िए 39 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
कि यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा माइनस 4 बराबर 0 है और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में थीटा का मान है, ठीक है, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो अब इसको क्या है, अलग अलग तरीके से कई लोग बनाते होंगे, तो उसमें जैसे भी बनाते होंगे, हमको तो काफ़ी लेंदी लगता है, इसको हम अपने तरीके से सिंपल बनाते हैं। कैसे, इसको ऐसे समझिए, देखिए ये 4 जो है ना माइनस को इधर कर दीजिए पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 इधर कर देंगे तो बराबर में हो जाएगा 4, ठीक है, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के इधर कर देंगे बराबर में जाएगा ना, बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थीटा का मान अपने मन से कुछ मानिए, थीटा का मान के चलिए हम मान लेते हैं क्या 30 डिग्री, ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करिए। अगर मान के चलिए 30 डिग्री माने हम, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ बैठाएंगे और यहाँ कोस 30 डिग्री का मान बैठाएंगे, अब बराबर में 4 आ गया, इसका मतलब इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि निश्चित रूप से हिसाब बन जाएगा। थीटा का मान फिर यहाँ बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार साइन 30 डिग्री का मान लेके देखते हैं, तो 30 डिग्री करेंगे तो 2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, है ना, तो 1/2 का ये क्या स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, प्लस 5 इंटू कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कोस 30 डिग्री का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 होएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा ना तो 4 नहीं आएगा, देखते से आइडिया लग जाता है, क्योंकि यहाँ √3 है, ठीक है, √3 कट किसी से कट नहीं रहा है, तो ये 4 नहीं आएगा, तो इसका मान थीटा नहीं होगा, ठीक है। अब थीटा का मान लेते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, प्लस 5 कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान लिए, ठीक है, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का मान होगा जो साइन 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है, जो साइन 30 डिग्री का मान है, यानी कि साइन कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 2 से यहाँ 2 गया, 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, अब क्या आ गया नीचे, एलसीएम ले लीजिए 3/2 और 5/2 है, तो एलसीएम लीजिए 2, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया प्लस में 5, तो क्या हो गया 5 और 3 8, 8 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, तो देखिए बराबर में 4 आ गया, है ना, राइट साइड में भी 4 और इधर भी 4 आ गया, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री है, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। अब थीटा का मान यहाँ बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब टेन थीटा और साइन थीटा का मान पूछा है, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3/2। अब इसको भीम का जोड़ है बना दीजिए तो बन जाएगा 2, ठीक है, 1 दूनी 2 यानी कि 2√3 और ये आएगा 2 कहीं है 2 यानी √3 यानी 2√3 और एगो ये √3 यानी 3√3, 3√3/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या है, थीटा का मान रखिएगा तो आ जाएगा आंसर आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है, अब ये वाला हिसाब भी पीछे वाला आया, पिछले वीडियो में आया था, लेकिन वहाँ पर क्या था माइनस था, ठीक है, वहाँ पर माइनस था, तो आपको बताए थे कि माइनस में रहेगा तो इसका जो है ना क्यू करके और 3 गुना करके प्लस कर देना है, और प्लस में रहेगा तो इसको क्यू करके, इसको क्यू करेंगे कितना आएगा 1000, अब माइनस कर देना 3 गुना 10 यानी 30, 1000 में 30 घटाइए, आंसर ये आ गया। अगर माइनस में यहाँ रहता, ठीक है, माइनस में रहता, इसको क्यू करेंगे, ठीक है, तो क्यू करेंगे कितना होगा 1000 और प्लस कर देंगे 3 रहे 30 यानी कि 1030 इसका आंसर आ गया। पीछे वीडियो में यही था 1030 आंसर था, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाना चाहते हैं सिंपल में बनेगा, किस फॉर्मूले पर बनता है, तो देखिए AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस B होता है, ठीक है, इसी पे बनता है। ये फॉर्मूला काम करेगा किस पर मालूम, जब ए बी का मान है ना कट के 1 आ जाए, जैसे कि यहाँ ए बी क्या होता है, ए और बी गुना होगा, तो देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, तो इसका मान जब भी देखेंगे कि एक्स दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ठीक है, AQ प्लस BQ बराबर A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस B, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला रख लीजिए, इसी पे बनता है। तो जब भी देखिएगा ना x है और b का मान 1/x है, यानी इसका उल्टा है, तो आराम से इसको क्या करना है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस का मान निकालना है तो इसका क्यू करके माइनस कर दीजिए 30, यानी 3 रहे 30, 3 इसी को क्यू करना है और 3 से गुना करके घटा देना है। अगर यहाँ प्लस में पूछा है तो, अगर माइनस में पूछे तो जोड़ देना, उल्टा करना। माइनस में पूछे तो 10 का क्यू करके और 3 रहे 30 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट है, अब यहाँ रीजनिंग का है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो इसमें क्या किया है, C-2 किया है, ए आया। फिर 15 - 2 13, 16 - 2 14, 25 - 2 23, यानी कि -2 हुआ है। तो 24 में -2 करिए, क्या हो जाएगा, भी है ना 22। और ये क्या 15 में 2 माइनस करिए 13 आएगा। और 8 में -1 करिए तो F आएगा 6। और ये फिर क्या 15 में माइनस करिए तो 13 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, VMFM। नेक्स्ट है कि विषम शब्द को चुनिए, है ना, विषम इसमें चुनना है विषम अक्षरों को। तो क्या किया देखिए, 6 1 7, ठीक है 6 1 7 और फिर -2 और यानी कि +1 -2 और फिर -1 किया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसको, 12 1 13 +1 फिर -2 और -1 किया है। ठीक है, यानी कि एक बार +1 कर रहा है, फिर -2 और फिर -1। फिर इसमें भी क्या है, +1 किया है, फिर -2 और -1 हो रहा है। लास्ट में क्या हुआ, -1 हुआ था ये दोनों में, लेकिन 19 - 2 है यहाँ, तो ये वाला गड़बड़ है। इसमें देखते हैं कि +1 फिर -2 और -1, ये वाला तीनों एक जैसा है। ठीक है, ये वाला अलग है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में लुप्त को आपको बताना है, लुप्त जगह पर क्या होगा। तो देखिए 4 2 6 3 9 4 13 5 18, यानी एक एक बढ़ते जा रहा है ना। 5 18 तो यानी 6 19 हो जाएगा, 18 6 क्या हो जाएगा 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24वें स्थान पर कौन है, x है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको कितने चतुर्भुज है ये पूछा जा रहा है। तो चतुर्भुज कितना है, तो देखिए चतुर्भुज क्या है, 4 भुजा होना चाहिए। तो चतुर्भुज में देख लीजिए, जैसे कि एक ये है, ठीक है, और एक ये है, 2 हो गया, और एक ये ले लीजिए 3, और एक ये लीजिए। देखिए एक भुजा और ये 3 भुजा और ये 4 भुजा, यानी कि चतुर्भुज ये भी है। ठीक है, और फिर एक इधर इस साइड लीजिए, लेफ्ट साइड वाला, फिर ये इसी तरह। टोटल कितना है, 5 चतुर्भुज है इसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। इसमें 5 चतुर्भुज है। नेक्स्ट है कि इसमें कि पूछा कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति किस में है, तो देखिए प्रश्न आकृति क्या है, 2 सिंपल है, एक ऐसे हैं एक ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो ये है किस में, तो देखिए ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अच्छा, ये दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, तो याद रखना है बख्तियार खिलजी ने दोनों विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों को बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। याद आपको ऐसे रहेगा कि जो पटना के पीछे जो बख्तियारपुर जो स्टेशन है, बख्तियारपुर जंक्शन, ये जो बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जला दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या 3-4 प्रश्न होंगे, आपको याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, और दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर
दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, संपूर्ण दक्षिण, सुदूर दक्षिण सहित संपूर्ण भारत में फैला था, पहला मुस्लिम शासक था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सैनिकों को नगद जो भुगतान देने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। ठीक है, यानी कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 38। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? यानी कि बादामी चालुक्यों की राजधानी बादामी जाने से पहले कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर है एहोल था, है ना। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल थी। अब एहोल से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि एहोल अभिलेख जो है ना किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख में जो है ना ये संबंधित है किससे? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। याद ऐसे रखना है आपको कि पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो एहोल यानी कि पुल में होल है, होल किस में? पुल में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में कहीं आएगा, लेकिन एहोल से पुल को रिलेट ध्यान रखना है कि होल किस में आएगा? पुल में जाएगा। ठीक है, यानी पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एहोल अभिलेख में ही ना जो हर्षवर्धन और ये पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, इसमें एहोल अभिलेख में ही वर्णन इसका है। ठीक है, तो याद रखना है ये वाला। ठीक है, अच्छा, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, अच्छा, चोल वंश की राजधानी कहाँ था? तो चोल वंश की राजधानी था, जैसे चालुक्यों की राजधानी कहाँ? एहोल, उसी प्रकार चोल वंश की राजधानी था तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, और पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। नेक्स्ट है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो पहला मुस्लिम राजवंश था गुलाम राजवंश, है ना, गुलाम वंश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये वही गुलाम वंश है जो दिल्ली सल्तनत पर जो 5 राजवंशों ने शासन किया था, उसी में से गुलाम वंश है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर है ना 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन था? तो देखिए याद रखना आपको सीरियल से, और कौन सीरियल से भी पूछा जाता है कि पहले कौन किया, उसके बाद कौन किया था, उसके बाद कौन किया था, उसका क्रम। तो याद रखना आपको क्या? गुलाम वंश, है ना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसको एक लाइन लिख लीजिए, आप सेंटेंस लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। गुलाब खिले लिख लीजिए, यानी गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाब से गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो याद रखना है। और यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? इसका संस्थापक कौन है ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का खिज्र खां है। और लोदी वंश का संस्थापक बकलोल लोदी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और गुलाम वंश का जो है ना ये शासन काल जो था गुलाम वंश का 1206 में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और 1206 से 1290 तक था, ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, गुलाम वंश का अगर पूछे वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश याद रखना है। इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान थी। ठीक है, नेक्स्ट है लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई है? तो लोक अदालतें ये बनाया गया है कानूनी सुलह अधिनियम के अधीन बनाया गया है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, NH ये 44 जो है, मतलब 44 से ये एक अनुच्छेद आपको याद रखना है और हमेशा याद भी रहेगा। कैसे? देखिए अनुच्छेद ये 44 में क्या मालूम? अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। आपको याद करवाए थे पिछले वीडियो में कि समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में ही है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH44 यानी 44 है। ठीक है, तो यहाँ रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये इल्तुतमिश। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तानी थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में ही है। ठीक है, और ये सब आता है किस में? तो ये सब मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। ठीक है, यानी 14 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। और अनुच्छेद 23 में, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक साथ यहाँ पर देखना है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है जीवन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी अनुच्छेद है, एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहता है। ठीक है, इसलिए सबको ये सब अनुच्छेद जो है कि रट के रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब में आता है। और अनुच्छेद 14 में है क्या? ये है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में है। और ये सभी जो अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। ठीक है, कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, याद रखना है। नेक्स्ट है कि तैमूर द्वारा देश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1398 ईस्वी में। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इस समय जो तैमूर शासक द्वारा जो आक्रमण हुआ था, इस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो महमूद शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो राज्यपाल था उस समय शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 46। थोड़ा डिटेल में समझाने में क्या है, थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, डिटेल आपको साथ अगर काफ़ी जो VVI एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खास करके कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसका डिस्कशन एक साथ कराने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आपका 46 आता है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खान ने किया था। ठीक है, तो इसको याद ही रखना है आपको। 5 राजवंश है, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? देखिए ध्यान से सिर्फ सुनना है, एक एक शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से सुनिए ताकि पछताना ना पड़े, है ना। और याद रखना है किसी भी कीमत पर छूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक एक शब्द जो हम बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है और याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का बगलो लोदी। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन? तो कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। कहाँ है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और संयोग की बात यह है कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी ना वो भारत में ही है, और वो भी कहाँ? ये भी असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। उसका नाम है उमानंद। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, जो कि ये असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। दोनों द्वीप संयोग से भारत में ही है, असम में ही और ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। लेकिन अगर सिंपल पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जो जोड़ता है वो है बनिहाल दर्रा है। नेक्स्ट है 49। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुद्रास्फीति कहा जाता है ना। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 39 के ए जो है सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। और ये किस में आएगा? और ये आएगा भाग 4 में आता है, ठीक है। भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 51 कि देश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। यानी कि देखिए यही क्वेश्चन है जो कि जो भारत में पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, वही है रजिया सुल्तान। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रजिया बेगम। ये किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम देश में पारित हुआ था। तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम ये पारित हुआ था 1949 में, ठीक है, याद रखना है। और आपको एक चीज़ हम बताएं कि जब भी ईस्वी वाला क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करिएगा कि उस ईस्वी में अगर कोई और घटना हुआ हो तो वो भी यहाँ पर रिलेट करके एक बार रिवीजन करना चाहिए, और हो सकता है वो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो इसलिए इसको याद करना है और उसको भूल जाएं तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता, उसको भी याद रखना है। जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। तो यानी 3 प्रश्न हो गया, ठीक है। तो यही आपको स्टाइल से आपको ईस्वी वाला क्वेश्चन को याद रखना है। भारत में बैंकिंग विनियमन की अधिनियम पारित हुआ 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या है? देश विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात है, तुरंत आ जाएगा क्या? माजुली द्वीप। कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में, ठीक, असम के ब्रह्मपुत्र नदी में है। अब विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप तो ये है उमानंदा, ये ध्यान रखना है, ये भी वहीं पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही, असम में है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद देश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में, ठीक है। चुनाव 24 चुनाव आयोग 324 में है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? मालूम कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। और इसी 25 जनवरी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 324 की बात आई यहाँ, तो यहाँ के आसपास 2 अनुच्छेद और है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लोकसभा में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 332 में है, ठीक है, याद रखना है। देखिए लोकसभा में 330 है, विधानसभा 32, विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 में है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? तो 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे मिला था? तो अकबर को मिला था, ठीक ना, क्योंकि अकबर का शासनकाल ये था 1556 से 1605 तक था, ठीक है, याद रखना है। अकबर से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको याद रखना है, याद भी होगा तो एक बार रिवीजन मेरे साथ करिए, ध्यान से सुनिए अकबर का पूरी कुंडली, ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? उमरकोट, पाकिस्तान में हुआ था। अकबर कितने वर्ष के उम्र में सम्राट बन गया था? ये तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बन गया था। ये सब जो भी बताएंगे हर एक लाइन क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अकबर का शासनकाल आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बीच में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बन जाएगा, आप नहीं भी जानते बन जाएगा, तो इसलिए शासनकाल याद रखना है। 1556 से 1605 तक था, ठीक है। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है, 1556 में हुआ था। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में ऐसे पूछ लिया गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध में 1556 में हेमू को किसने हराया था? तो अकबर ने हराया था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर ने हेमू को हरा दिया था, ठीक है।
अच्छा, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो मनसबदारी प्रणाली किसने चलाया था? तो अकबर ने ही चलाया था। ठीक है, याद रखना है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। इबादत खाना की शुरुआत किसने? अकबर ने। मजहर की घोषणा किसने किया था? अकबर ने। दीन इलाही की स्थापना किसने किया? तो अकबर ने किया था। इलाही संबत की शुरुआत किसने किया? तो अकबर ने किया था। एक बार फिर समझिए, फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना, मजहर की घोषणा, दीन इलाही की स्थापना और इलाही संबत, ये सब किसने शुरू किया? तो अकबर ने किया था। ठीक है, अब यहाँ अकबर से दो आदमी का नाम पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर का संरक्षक कौन था और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। ये दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को साथ में यहाँ पर याद रखिए। अकबर का संरक्षक था बैरम खां, याद रखना है, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडर मल था। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा के पास है, सिकंदरा में है ना, सिकंदरा में है इसका, आगरा के पास है। और ये अकबर किस वंश का शासक है? तो ये मुगल वंश का शासक है। अकबर मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पुत्र था अकबर। और अकबर का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था, सॉरी, अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। ठीक है, तो फिर से समझिए, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां। यानी अकबर का दादाजी हो गए कौन? बाबर, है ना। बाबर का पोता था अकबर, अकबर का पिता था हुमायूं, अकबर का पुत्र था जहांगीर। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य देश द्वारा अनुशंसित है। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ये किसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, ना, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? तो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। जैसे राष्ट्रपति की भी अगर मृत्यु हो जाती है और उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो कौन कार्य करेगा? तो ये मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और एक बार ऐसा हुआ भी है, मालूम, एक बार ऐसा हुआ था और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा भारत का मुख्य न्यायाधीश है जिसको राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो वो था एम हिदायतुल्ला था। एम हिदायतुल्ला, वो पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति बन गए थे। कंडीशन क्या हुआ था? 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो बीबी जो गिरी था, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति बन गया था, लेकिन वो भी क्या हुआ? उपराष्ट्रपति था वो। ठीक है, तो वो क्या हुआ? इस्तीफा दे दिया था। तो अब क्या पद पूरे खाली हो गया था, वो इस्तीफा दे दिए थे, यानी वो उपराष्ट्रपति भी खाली और राष्ट्रपति भी खाली। तो एम हिदायतुल्ला को राष्ट्रपति बनना पड़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चित्तौड़गढ़ का किला था, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का जो अग्रदूत था ये थे, कौन थे? तो ये थे रामानंद, है ना, नाम से भी रिलेट है रामानंद। ठीक है, और ये रामानंद से एक क्वेश्चन और भी याद रखना आपको, कौन संभालो? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो यही थे रामानंद। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो गोवा। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। तो साइंस का क्वेश्चन आता है कि रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो रोग और उसका फैलने का तरीका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जो पीलिया है और रक्तदान के कारण पीलिया हो सकता है, ये सही है। ठीक है, टाइफाइड जो दूषित भोजन के कारण होता है, ये सही है। टीबी जो दूषित जल के कारण होता है, ये गलत है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है ना। जो टीबी जो होता है, टीबी को बोलते हैं यक्षमा या तो तपेदिक रोग या तो क्षय रोग। ठीक है, टीबी को ही बोलते हैं। और ये होता कैसे? तो ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये होता है। ठीक है,
तो ये दूषित जल के साथ ये सूटेबल नहीं है, तो आंसर यही हो गया। बाकी वाहक जन्य रोग है, डेंगू वाहक जन्य रोग है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो खून का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है, ठीक है, विटामिन के आवश्यक है खून का थक्का जमने के लिए, ठीक है। विटामिन के बारे में आपको पूरी कुंडली विटामिन से पूरा इतिहास आपको पीछे वीडियो में बता दिए हैं, जो लोग नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यही सेट में ये लगता है आपको सेट नंबर 5 में इसके बारे में पूरा बताएं डिटेल से। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो नपुंसकता होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जापानी एनसेफेलाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। कौन सा जीव एनसेफेलाइटिस का स्रोत है, तो एनसेफेलाइटिस का स्रोत है ये सूअर, है ना, याद रखना है सूअर। नेक्स्ट है कि कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है, तो एलपीजी मुख्य घटक है, आपको याद करवाए थे, आप टिक आराम से कर सकते हो ऑप्शन में, क्योंकि आपको ऐसे याद करवाए थे कि जब एलपीजी क्या होता है, मतलब जो घर में सिलेंडर होता है वो एलपीजी गैस होता है, ठीक है। तो सिलेंडर को जब उठाते हैं ना तो बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन। अब ऑप्शन में देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन कहाँ है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसको कन्फ्यूजन कभी ना हो और याद भी रहे, क्या याद रखना है कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस में कौन कौन सा मुख्य गैस होता है, तो बीपी। एलपीजी सिलेंडर जब उठाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाता है यानी ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है मालूम, प्रोपेन का सूत्र होता है C3 और H8 होता है, और ब्यूटेन का सूत्र होता है आपका C4 और H10 होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एक लालटेन में तेल बाती में डैश की विशेषता का कारण चढ़ता है, तो लालटेन में तेल जो बाती में चढ़ता है वो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन में है नहीं दिया हुआ है ना, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये 4 दे सकते हैं, ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण, ठीक है। और पृष्ठीय जैसे वर्षा के बूंदें गोलाकार होती है किसी कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है, जिसको जो आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं आसानी से टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसको बताए थे आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या यानी सुसाइड, सुसाइड उसमें क्या 200 आ रहा है, अब 200 किस में आ रहा है, देखिए ऑप्शन में सुसाइड, सुसाइड देखिए 100 है ना, लाइसोसोम, इससे करेक्ट आंसर हो गया लाइसोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का कारखाना क्या है, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, तो ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु वो कम होता है, ठीक है, निम्न होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 68 कि बिना धुली सब्जियां जैसे कि बंद गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है, तो इस कृमि का नाम है फीता कृमि, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ था, तो इनका जन्म किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकोडर्मा जो है ये प्रभावित करता है त्वचा को, ठीक है, ल्यूकोडर्मा प्रभावित करता है त्वचा को। अच्छा, त्वचा का जो रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो मेलानिन वर्ण के कारण त्वचा का रंग होता है। नेक्स्ट है कि 3 नियम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक का नियम, ये जो होता है अध्ययन जो होता है भौतिकी में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो ये सब गैस से संबंधित है ना, गैसों का अध्ययन से ये तीनों नियम संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कीटनाशक के दशकों से चल रहे प्रयोग ने पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को प्रभावित किया है, जिससे उनकी अंड कोशिकाओं में कमी आई है और उनमें पूर्व परिपक्व अवस्था में ही अंडोत्सर्ग की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो कुछ पक्षियों के विलुप्त होने का कारण बना है। तो ये हुआ है किसके कारण, तो ये DDT के कारण हुआ है ना, इसका करेक्ट आंसर है DDT, ये कीटनाशक है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण द्वारा
होने वाला वह कौन सा रोग है जो अस्थियों और दांतों को प्रभावित करता है? तो ये रोग है फ्लोरोसिस, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर फ्लोरोसिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक प्रकार का जैव एरोसोल है? कौन सा वायु प्रदूषण एक प्रकार का जैव एरोसोल है? तो ये है पोलेन, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पोलेन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है दम घुटने का कारण कौन बनता है? कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है ना, 74 ये हो गया ना, 74 हो गया, 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या, वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, एक किल्ड वैक्सीन और एक लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? तो इसमें लाइव वैक्सीन नहीं है कौन? रेबीज वैक्सीन जो है ये लाइव वैक्सीन नहीं है। बाकी ये सब क्या लाइव वैक्सीन है, टीबी पोलियो वाला ये सब लाइव वैक्सीन, ठीक है। रेबीज को टीका का खोज किसने किया था? तो इसका खोज लुई पास्चर ने किया था। अब पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? तो जोनास सोल्क ने किया था। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी बौनापन का कारण बनता है? तो किस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है? तो ये होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है, ये बौनापन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? मतलब थायरोक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और जो घेंघा रोग में किस ग्रंथि में सूजन हो जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में ही सूजन हो जाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि ल्यूसीमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो ल्यूसीमीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है ना। ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छा, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? मतलब रोमर ने मापा था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये वही वाला अम्ल है जो मनुष्य के पेट में यानी आमाशय में पाया जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये क्या है, अम्लों का राजा कहा जाता है और बैटरी में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, ये जो म्यूरेटिक अम्ल है ये पूछा किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक नाम से, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। अब इसी तरह एक कन्फ्यूजन आपको करता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन में जब दे देता है ना, क्या आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि एथेनोइक अम्ल, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। आप खोजते हैं किसको? एसिटिक अम्ल को, ठीक है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल, ये ध्यान रखना है। यानी कि एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है कौन? एसिटिक अम्ल, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है ये पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। रही बात एड्रिनल ग्रंथि की, तो एड्रिनल ग्रंथि क्या है? तो ये रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि इसका हिंदी होता है। पीनियल ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है, गले में पाया जाता है, जो घेंघा रोग में होता है, इसमें गांठ पड़ जाती है यानी सूजन आ जाती है, किसमें? तो थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो यह कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। इसका आंसर तो हो गया ये हाइपरमेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें यह होता है कि देखिए यहाँ क्या बोला कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट का नहीं देख सकता है और दूर का स्पष्ट देख सकता है ना, किंतु क्या दूर का वो वस्तु को देख सकता है। तो दूर का देख सकता है तो दीर्घ दृष्टि दोष इसका है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी उल्टा लगता है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें आपको कि जहाँ वो स्पष्ट देख सकता है ना वही दोष होगा उसमें, ठीक है। जो स्पष्ट देखेगा वही दोष होगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लेना आपको। यानी कि दूर का अगर स्पष्ट देखेगा यानी कि दूर दृष्टि दोष है उसको, अगर नज़दीक का स्पष्ट देखेगा तो उसको नज़दीक का यानी कि निकट दृष्टि दोष है उसको, ठीक है। यानी कि उल्टा चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है, अगर आप नज़दीक का देख रहा है वो स्पष्ट तरीके से यानी कि निकट दृष्टि दोष है उसको, अगर दूर का अगर देख रहा है स्पष्ट रूप से अच्छा से यानी कि दूर दृष्टि दोष है उसको। तो ये है खेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना क्या, तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया।
अच्छा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी किस में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि किस में अवतल मारे किस में उत्तल मारे, तो ऐसे याद रख लीजिए कि देखिए दूर में 2 लेटर है, 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, और 4, ये 3 लेटर है तो 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। ठीक है, 2 वाले पे 3 चढ़ा देंगे, 3 वाले पे 4 वाला चढ़ा देंगे। नेक्स्ट है कि कुहासा डैश होता है, तो कुहासा ये जो होता है ये कोलाइड होता है ना, कुहासा एक कोलाइड है। नेक्स्ट है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, और एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल है, और केल्विन किसका है, तो तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 83, किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है, तो लिटमस निकाला जाता है ये लाइकेन से, है ना, लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या 2 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, तो देखिए ऐसे समझिए, एक है ये, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ किसको बोलेंगे, जैसे ये जो ऐसे चित्र रहता है ना, ये इसका मतलब हुआ कि उस पर कलई किया हुआ है। ठीक है, उस पर पेंटेड किया हुआ कलई है, ये कलई हो जाता है। जिधर जिधर ये नहीं किया हुआ है, ये इधर ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, ये कलई क्षेत्र हो जाता है, कलई किया हुआ। तो यही बोला है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये जो अंदर की ओर झुका हुआ है ना, अंदर की ओर वक्रित हो, ये अंदर की ओर। बाहर की ओर का मतलब जिसका परावर्तक ये बाहर ऐसे उभरा हुआ हो, और ये परावर्तक ये इसका रहेगा कलई क्षेत्र अंदर रहेगा, कलई क्षेत्र ये हो गया। और परावर्तक ये जो कलई जिधर नहीं रहता वो परावर्तक हो गया, यानी कि ये परावर्तक हो गया। ठीक है, तो ये परावर्तक क्षेत्र ये उभरा हुआ है, और ये क्या है, अंदर की ओर वक्रित है। तो जो अंदर की ओर वक्रित है ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये अवतल लेंस है, और जो उभरा हुआ है वो उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये दोनों आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसमें कई दिनों से आप कन्फ्यूज में भी होंगे कि कौन सा उत्तल लेंस होता है कौन सा अवतल लेंस होता है। तो ये जो कलई यहाँ इसमें कन्फ्यूजन होता है, जो ये जो ऐसे रहता है ना चित्रवा, ये क्या है, ये कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है। और जो जिस जगह कलई किया हुआ नहीं रहता वो परावर्तक रहता है, परावर्तक पृष्ठ रहता है। जैसे इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, ठीक है, ये वाला, जिस पर पूरा सिंपल समतल रहता है, एकदम सपाट। ठीक है, तो जिसमें कोई भी नहीं रहता है, आज जिसमें घिजमिजाल रहेगा ये क्या, कलई क्षेत्र, कलई उसका एरिया है, कलई है। और जिसका उसका अपोजिट क्या है, परावर्तक सतह है। तो ये परावर्तक पृष्ठ ये, तो इसमें परावर्तक जिसका उभरा है उत्तल, जिसका अंदर की तरफ है वो अवतल, जिसका अंदर अवतल, अंदर अवतल, उभरा उत्तल, उभरा उत्तल, उसे उभरा ये वाला, उसे उत्तल। तो ऐसे याद रख लेंगे। वही पूछा यहाँ, जिसका परावर्तक अंदर की ओर, अंदर अवतल, अवतल दर्पण का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो अगर पूछेगा उभरा हुआ तो उत्तल दर्पण टिक कर देना है। नेक्स्ट है, गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग बनाता है, तो इसका जो तरल से अलग बनाता है ना वो संपीड्यता का गुण है उसके, है ना, उसके अंदर क्या होता है, संपीड्यता के कारण ये गैस कहलाता है। नेक्स्ट है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है आपको याद भी करवाएं आपको अच्छे से। तो जैसे ही ऑप्शन में आया कुचिपुड़ी, आपको कुचिपुड़ी में याद करवाए थे कि कुचिपुड़ी यानी कि कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए हैं, है ना, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए, ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहीं पर उड़ीसा दे दिया, ये गलत हो गया, आंसर हो गया ये, यही हो गया। पूछा गलत कौन है, तो आंसर टिक कर दिए, यानी कि आपको याद है तो आसानी से मार देंगे। याद कैसे रहेगा, तो ऐसे याद करिएगा तो हमेशा याद रहेगा, कच्छ का पुड़िया आंध्रा में खा गए हैं, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो यही वाला गलत है। ठीक है, आंसर हो गया एक। अब इसको मार के निकल जाइए, लेकिन याद रख लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का। देखिए एक है कथकली और एक है कथक, ये दोनों कन्फ्यूजन होता है। तो कथक जो है उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश तरफ का है, ठीक है, और कथकली जो है केरल का है। तो कथक और कथकली में कन्फ्यूजन होता है, इसे याद रखिए। देखिए कथकली केरल, कथकली लो आ रहा है लास्ट में, केरल लो आ रहा है, ठीक है। तो कथकली केरल का है, कथकली केरल, और कथक जो है उत्तर भारत का है, ठीक है। और ये मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
सतरिया का है, असम का है, सतरिया असम का है। बाकी बाकी इजी रहेगा, जैसे ओडिसी उड़ीसा का नाम से ही स्पष्ट रहेगा, मणिपुरी मणिपुर का है, वो नाम से ही स्पष्ट रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो एक दो को याद कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन को छाट के मार देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कच्छ का पुड़िया अंधेरा में खा गए। नेक्स्ट है कि फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में, और ज्यूरिक कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में। फीफा से दो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है कि पहले कहाँ हुआ था और अभी कहाँ होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। 2026 कहाँ होगा? तो फीफा जो पुरुष वर्ल्ड कप है 2026 होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, मालूम, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था? ये कांशीराम था। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये सुभाष काका वाला कहाँ है? तो ये है पटियाला में। सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान ये कहाँ है? तो पटियाला में। सुभाष चंद्र बोस से करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रख सकते हैं। इनके जन्मदिवस पर है ना पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। कब किया? पराक्रम दिवस कब मनाया था? तो 23 जनवरी को, याद रखना है 23 जनवरी। नेक्स्ट है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है। उड़ीसा में क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का है उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर का है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर का है उड़ीसा में। और ये क्या बोलता है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर का है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा कौन नहीं है, इसका ऑप्शन देखते हैं। 91 का ये जो पाली है ना, ये भाषा नहीं है शास्त्रीय भाषा, क्योंकि शास्त्रीय भाषा में कौन कौन है मालूम? शास्त्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, याद रखना है। तमिल तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषा है। तो क्या तमिल तेलुगु, यहाँ तेलुगु है, और संस्कृत कन्नड़ भी है, और मलयालम उड़िया, तो उड़िया भी है, यानी ये सब शास्त्रीय भाषा है। ये पाली जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट है कि 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो 1982 की बात है, तो इसका आंसर है आपका भारत ने किया था 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1974 में पोखरण के पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड नाम दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2-3-4 प्रश्न याद रखना है कि जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ से हुआ था? तो पोखरण परीक्षण पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है? ये राजस्थान में है। और इसका कोड क्या है? इसका कोड है स्माइलिंग बुद्धा, है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ये याद रखना है, मुस्कुराते हुए बुद्ध भगवान। नेक्स्ट है धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? तो धनु यात्रा ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। धनु यात्रा उड़ीसा में। नेक्स्ट है 1984 में बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? तो मधुबनी कलाकार ये कौन है? 1984 में बिहार रत्न जीता था, तो ये है आपका सीता देवी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सीता देवी। ये क्वेश्चन तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का, किस राज्य का है? तो बिहार का है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में पाया गया? तो ये भारत में पाया गया, ये काफ़ी दुखद बात है। नेक्स्ट है कि डस्टिलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये दस्तलिक हुआ था, दस्त उज्बेकिस्तान के साथ हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान को। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि दस्त जब होता है तो करते हैं वो उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए। तो दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। देखिए सैन्य अभ्यास है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया सैन्य अभ्यास किस देश के बीच है। तो आपको क्या महत्वपूर्ण जो है सैन्य अभ्यास आपको हमेशा याद रखना है जब तक नौकरी नहीं लग जाए, ठीक है। तो कौन कौन सा याद रखना है? जैसे देखिए तर्कस किस देश के बीच है? भारत और अमेरिका बीच है। टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और सी डिफेंडर्स भी भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी कि 4 महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तर्कस, देखिए अमेरिका क्या पावरफुल कंट्री है, इसका जो सैन्य अभ्यास भी है ना उसका नाम भी देखिए पावरफुल जैसा रहेगा। जैसे तर्कस, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, सी डिफेंडर्स, ये सब क्या भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। समुद्र लक्ष्मण किसके बीच है?
देखिए जितना भी सैन्य अभ्यास बताएंगे उसमें भारत तो कॉमन रहेगा, बाकी उसके साथ कौन सा देश है उस पर ध्यान रखना है। समुद्र लक्ष्मण, लक्ष्मण में मलेशिया के साथ है। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के साथ है। धर्म गार्जियन किसके साथ है? भारत और अमेरिका के बीच है, ये भारत और जापान है ना। धर्म गार्जियन जापान, गार्जियन जापान, गार्जियन जापान है ना। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है। और एक है जाइमेक्स, जाइमेक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच है? तो जाइमेक्स नाम से याद रखना है इसको, ठीक है। जापान, जाइमेक्स किसके साथ है? JIMEX जापान के साथ है, भारत और जापान के बीच है। और ये डेजर्ट साइक्लोन, ये सब करंट अफेयर में भी 24 में हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन ये सब याद रखना है, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है, भारत और UAE के बीच है। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और UAE के बीच है। खंजर किसके बीच है? तो खंजर है भारत और किर्गिस्तान के बीच है। नाम में भी देखिए खंजर किर्गिस्तान, खंजर किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच है। खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच है। एक है बिनमैक्स, ये किसके बीच है? बिनमैक्स, बिनबैक्स है, बैक्स, बिनबैक्स ये है किसके साथ? भारत और वियतनाम के साथ है। यहाँ से याद रखना है वियतनाम। बिनवैक्स किससे? बिनवैक्स वियतनाम, भारत और वियतनाम के बीच है, ठीक है। सूर्य किरण किसके बीच है? तो ये आपको याद होगा, भारत और नेपाल के बीच है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच है। मित्र शक्ति किसके बीच है? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। याद कैसे रखना है? तो जब श्रीलंका का जो, जैसे कि लंका का रावण था ना, लंका का रावण था, तो उस समय जो अपना मित्र कौन बन गया था? राम भगवान का मित्र था विभीषण, मित्र बन गया था, ठीक है। तो मित्र बन गया था, तो मित्र शक्ति श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। एक है बोंगो सागर, बोंगो सागर किसके बीच है? बोंगो सागर ये सैन्य अभ्यास किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। याद रखना कैसे? बोंगो बांग्लादेश, बोंगो बांग्लादेश के साथ है, भारत और बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के साथ है, ये याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऑप्शन देखते साथ याद आ जाएगा। मान लो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश अपने टिक कर दीजिएगा। अभी याद जैसे नहीं भी रहे, दिमाग में आया, लेकिन ऑप्शन में देख के आराम से मार दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक आता है आपको संप्रीति, संप्रीति किसके बीच है? तो संप्रीति भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। बोंगो सागर और संप्रीति, संप्रीति को याद कैसे रखना है? तो संप्रीति को रिलेट करिए कैसे? संपत्ति से। संप्रीति को बोलिए क्या? संपत्ति। तो बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है ना, गाड़ी बांग्ला बोलते ना, तो बांग्ला क्या है? एक संपत्ति है, यानी संपत्ति भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको। एक है ओस इंडेक्स, ओस इंडेक्स ये किसके बीच है? तो ओस से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है। ओस इंडेक्स यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है। एक है सिम्बेक्स, तो नाम से ही याद रखना है इसको, सिम्बेक्स यानी सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के बीच है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू ऋण स्तर दिसंबर 2023 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP जो है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने प्रतिशत सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 40%। नेक्स्ट है कि गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की अवस्था में अप्रैल 2024 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या किसका है? पीटर हिग्स को, है ना। पीटर हिग्स को नोबेल पुरस्कार कब मिला ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पीटर हिग्स को ये नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 में मिला था। इसका करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो पहला क्या है? प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 10 का पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 11 के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।